हाँ, लिप्रोसी पार्ट 3 में हम जैसा कि लिप्रोसी के बारे में 2 एपिसोड मेरा आ चुका है, 2 वीडियो पहले ही आ चुकी है। आज ये लास्ट और लिप्रोसी पार्ट 3 है। इसमें हम चर्चा करेंगे जिस बिंदु पर वो होगा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द लिप्रोसी। लिप्रोसी से को नियंत्रित करने का और उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए, यानी इसको नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए जो सबसे पहली और उपाय बताई गई वो है अर्ली डायग्नोसिस। यानी लिप्रोसी का जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी, उससे संक्रमित व्यक्ति को हमें सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज में सर्च करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। और जैसे ही उसको हम आइडेंटिफाई करें, चिन्हित कर लें कि हाँ ये फला व्यक्ति ये लगता है कि लिप्रोसी के संक्रमण से प्रभावित है, तो हम उसका समय से उपचार शुरू कर देते हैं और बचाव शुरू कर देते हैं। तो उसको क्योर करना, उसको ठीक करना, उसकी रिकवरी करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब हम एडवांस स्टेज में जाकर के उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देना शुरू करते हैं तो फिर वो काफ़ी मुश्किल होता है। और तब तक यह ऐसी बीमारी है कि ये तमाम विकलांगता भी पैदा कर देती है, अपंगता भी पैदा कर देती है। तो फिर उस स्टेज में जब व्यक्ति चला जाता है तो जो बॉडी पार्ट उसके अपंग हो चुके हैं, गल चुके हैं, उनकी रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या असंभव हो जाता है। इसलिए इससे बचने का और इसको नियंत्रित करने का जो सबसे सरल और प्रथम उपाय बताई गई वो है अर्ली डायग्नोसिस। यानी लिप्रोसी के पेशेंट का प्रिमिटिव स्टेज में ही पता लगा करके उसका उचित तरीके से ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट अगर दिया जाए तो यह बीमारी फैलने से भी रुक जाएगी और जो संक्रमित व्यक्ति है वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा, उसकी रिकवरी भी हो जाएगा। तो हमें जानने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप चिन्हित करेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति ये माइकोबैक्टीरियम लिपेरी के संक्रमण से प्रभावित है, कैसे आप जान पाएंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही इसके ये क्लिनिकल के फीचर्स, क्लिनिकल लक्षण, यानी उसके अंदर ये कुछ लक्षण अगर दिखाई दें और आपको शंका हो जाए कि ये तो लगता है कि माइकोबैक्टीरियम लिपेरी का इन्फेक्शन है, तो जैसे ही ये मन में शंका उठे या वह व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिखे कि हो सकता है कि यह लिप्रोसी का पेशेंट है, तो आपको करना क्या होगा कि क्लिनिकल लक्षणों का आधार लेना होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके ऊपर स्किन पर जो लीजन्स बन चुके हैं, जो कुछ घाव बन चुके हैं, उसमें से जो सिक्रीशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसको कलेक्ट करके हमें इसके लिप्रोसी के लिए जो बहुत ही मुख्य टेस्ट माना जाता है, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, तो ये टेस्ट हमें करा करके बिल्कुल उसको पता करके आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर समझिए कि वो लिप्रोसी का पेशेंट हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को बिना विलंब किए हुए हमें करना क्या होगा, तो उसको कम्युनिटी से अलग करना होगा, परिवार से अलग करना होगा, उससे जो लोग मिलते हैं जुलते हैं सबको रोकना होगा और इसको अलग थलग करके और हमें उसका ये प्रिमिटिव ये जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, ताकि वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने से बचाया जा सके। तो यही है अर्ली डायग्नोसिस का उपाय। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब प्रथम अवस्था में ही बीमारी को पहचान लेना और उस व्यक्ति को चिन्हित कर लेना जो इससे अफेक्टेड है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसका आधार होगा क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर। यानी क्लिनिकली उसमें जो लक्षण दिख रहे हैं उनके आधार पर हम इसका ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगे। उसके स्किन पर ये जो घाव हो चुके हैं उनका सिक्रीशन का सैंपलिंग करेंगे और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे। अगर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया जाता है
तो वह निश्चित रूप से माइकोबैक्टीरियम लिपेरी का संक्रमित व्यक्ति है और उसके अनुसार हमें तुरंत बिना विलंब किए हुए उसका उचित ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में एक मल्टी ड्रग थेरेपी आती है, यानी कई ड्रग्स को एक ही साथ हम देते हैं जिसके आधार पर इसका हम क्योर करते हैं, इसके पेशेंट को ठीक करते हैं। अब जब मालूम हो गया तो हम तमाम प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति जब आइसोलेट हो जाता है तो फिर वह दूसरों को फैलाने में फेलियर हो जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति तक इसका संक्रमण नहीं पहुंच पाता है। तो हमें पहला उपाय जो इसके प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए करना होगा वो क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस, यानी प्रिमिटिव स्टेज में संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर अविलंब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। दूसरी जो उपाय बताई गई वो है प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर वो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर हमें मल्टी ड्रग थेरेपी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और ये मल्टी ड्रग थेरेपी से काफ़ी कुष्ठ रोगियों को लाभ हुआ है। ये बहुत ही सफल ट्रीटमेंट है लिप्रोसी के पेशेंट की रिकवरी के लिए। तो हमें दूसरे नंबर पर जो उपाय करना चाहिए वो क्या है, प्रथम अवस्था में ही मल्टी ड्रग थेरेपी प्रारंभ करने से बीमारी को नियंत्रित करना आसान होता है। तो जब हम उसका मल्टी ड्रग थेरेपी शुरू कर देते हैं तो उसका कंट्रोल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो सेफ जोन में जाने लगता है। तीसरा जो उपाय करेंगे वो है इंटरप्शन ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी लिप्रोसी रोग के प्रसार का जो माध्यम है उसे हमें बंद करना होगा, रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा। जैसा कि ऑलरेडी आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बताया गया था कि लेप्रोसी के प्रसार का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और यह भी बताया गया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्यों इसके प्रचार प्रसार का प्रमुख माध्यम है। तो हम आपको बताना क्या चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे। बताने के लिए तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लिपेरी, यह संक्रमित व्यक्ति के नेजल कैविटी में जो म्यूकोजल लेयर होती है उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। और जब ये नेजल कैविटी में इसका जीवाणु उपस्थित होगा और वह व्यक्ति जब स्नीजिंग करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, ये नेजल कैविटी से निकल करके एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और उस एटमॉस्फेयर में दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पहुंचने पर उसको आराम से अपने इन्फेक्शन में ले लेते हैं, अपने संक्रमण में ले लेते हैं। तो ये रास्ता हमें बंद करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा कि यदि वह स्नीजिंग करता है तो नाक पर या माउथ पर कोई हैंकी वगैरह या कोई कपड़ा यूज करे ताकि ये बैक्टीरिया उसी तक सीमित रह जाएं, एटमॉस्फेयर में फैलकर दूसरे हेल्दी व्यक्ति को न संक्रमित कर पाएं। तो ये रूट हमें रोकना होगा ऐसे ही। और क्या करना होगा, इस बीमारी के प्रसार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट, माने इनडायरेक्ट कांटेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट, ये पहले आपको इन डिटेल बताया जा चुका है। जो व्यक्ति इसकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है डायरेक्ट, यानी जिसकी बॉडी से बॉडी इसकी टच होती है संक्रमित व्यक्ति की, यानी स्किन से स्किन टच होता है, तो ये डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट वो है जैसे संक्रमित व्यक्ति तमाम वस्तुओं का यूज कर रहा होता है और उन वस्तुओं का पुनः किसी हेल्दी व्यक्ति के द्वारा बिना संक्रमित किए हुए अगर प्रयोग में लाया जाता है तो इनडायरेक्ट वे में वह व्यक्ति भी इस लिपेरी के संक्रमण से बच नहीं सकता है। तो हमें ये जब जानकारी हो गई तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों माध्यम को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट टच में नहीं जाना चाहिए और उसके द्वारा प्रयोग किए गए मटेरियल्स को, जैसे जिस थाली में उसने खाना खाया, जिस गिलास में पानी पिया, जिस बेड पर सोया या जिस टॉय को उसने खेला, तो ये तमाम जिस कपड़े को उसने यूज किया, तो अगर दूसरा व्यक्ति इसको यूज करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन शर्त ये होगी कि उसके द्वारा पूर्व में प्रयोग की गई वस्तुओं को प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्टेंट कर लिया जाए, यानी विसंक्रमित कर लिया जाए।
इसके बाद आप बिना किसी रिस्क के उनका यूज कर सकते हैं और इस इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे बचने का तरीका खोज सकते हैं। तो ये इसके प्रसार के मुख्य यही माध्यम हैं। इन माध्यम को आप कैसे रोकेंगे, इस पर हमने आपके साथ चर्चा कर लिया है। यही इसके इंटरप्शन रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इन्हीं माध्यमों से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्वस्थ व्यक्ति को बचना होगा। जो चौथा उपाय बताया गया वो है इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जैसा कि आप जानते हैं या इन बिहेव आप रोज देखते हैं अपने अगल बगल, आगे पीछे, अपने कम्युनिटी में, अपने गांव में, मोहल्ले में, ये देखते हैं कि जो व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है उस पर बीमारियों के संक्रमण का अवसर कुछ ज्यादा ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, कुपोषण का शिकार होता है, उसके अंदर अज्ञानता होती है और आसपास का जो दूषित वातावरण है इसके प्रति उसके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि इस तरह के गंदे माहौल में रहने वाले लोग बड़े आराम से इस नहीं किसी भी बीमारी से संक्रमित आराम से हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का ये सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए तो इससे बचने का यह भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति संपन्न होगा तो अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देगा, अपने खान पान, अपने पोषक तत्वों पर ध्यान देगा और आसपास के दूषित वातावरण को भी वो शुद्ध करके रखेगा। तो इस तरह की जागरूकता की कमी के कारण ये सोशियो इकोनॉमिक पुअर स्टेटस वाले लोग इससे प्रभावित आराम से हो जाते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना होगा और यही होता है इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पांचवा जो बताया गया वो है हेल्थ एजुकेशन। जैसा कि आपने बहुत सारे वायरल डिजीजेज या बैक्टीरिया वार्न डिजीजेज में देखा कि हेल्थ एजुकेशन का इस जो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इसमें हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा स्थान होता है और एक बहुत ही सशक्त माध्यम होता है इसके प्रिवेंशन के लिए और इसके कंट्रोल के लिए। वो कैसे? तो एक स्वास्थ्य कर्मी को या जो लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं वो अन्य लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनको ये शिक्षित करें, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें किस बीमारी का कारण क्या हो सकता है, उससे आपको बचना है और उसके लक्षणों के बारे में बताएं कि अगर ये लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो मान लीजिए कि वो लेप्रोसी का पेशेंट है और उसके साथ जो ऊपर उपाय बताए गए वो तुरंत फॉलो करना चाहिए और ये मल्टी थेरेपी ड्रग का हमें सहारा लेना चाहिए। तो इस तरह की जागरूकता आम आदमी में बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए जैसा कि एक भ्रांति है कि ये अनुवांशिकी वाली बीमारी है, माँ बाप को या पेरेंट्स को हुआ तो उसको संतान को भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड में यही कारण होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ऊपर बताया गया है ना। तो यही कारण होता है, न कि यह हेरिडिटरी वाली बीमारी नहीं है, पेरेंट को है तो अगली पीढ़ी में भी ये जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। अगर ये जो उपाय ऊपर बताए गए इनको इनके जो भावी पीढ़ी के लोग हैं अगर फॉलो करें तो ये कतई पेरेंट से निकल करके अगली पीढ़ी में नहीं जा पाएगा। तो इस भ्रांति को भी तोड़ना होगा, बताना होगा जन सामान्य को कि यह बीमारी मानसिक नहीं होती है, अन्य बीमारियों की तरह से यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और एंटीबायोटिक दवाओं के सहारे या फिर इसका जो मल्टी ड्रग थेरेपी है दे करके और उस व्यक्ति को वहीं पर ठीक किया जा सकता है और आगे फैलने से इसको रोका जा सकता है। एक और भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि अरे देखिए यह इतना ये कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, इसके कर्तव्य इतने खराब रहे हैं कि ये अब ये भोग रहा है। ऐसा होता नहीं है।
ये कर्मों दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, यह भी अन्य बीमारियों की तरह से बैक्टीरिया वार्न डिजीज है। यह किसी कर्म दुष्कर्म का दुष्परिणाम नहीं, और ना ही प्रेत बाधा है। जैसा कि देहातों में लोग कहते हैं कि ये प्रेत बाधा है और इसको किसी जिन्न ने पकड़ा है और किसी ब्रह्म जी ने पकड़ा है, तो ये ऐसा हो गया है। बट ये सब एक मिथक है, भ्रांति है। तो इस मिथक को, इस भ्रांति को आम आदमी के बीच जागरूकता पैदा कर खत्म करने की आवश्यकता है, जिससे इसको पूरे कम्युनिटी में या लोकेलिटी में फैलने से रोका जा सके। यानी यह भी एक इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल का सशक्त माध्यम है। तो आज जो इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इनका एक कर्तव्य बनता है कि इस ज्ञान को ऐसे लोगों में बांटें, प्रचार प्रसार इसका करें कि आम आदमी जान जाए कि लिप्रोसी का कारण क्या है, लिप्रोसी के लक्षण क्या हैं, लिप्रोसी के पेशेंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो ये तमाम बातें जो ज्ञान की इससे संबंधित हैं, इसको हमें जन साधारण में फैलाने की जरूरत है। जब लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस पैदा होगी, जागरूकता पैदा हो जाएगी, तो इसका प्रचार प्रसार स्वाभाविक रूप से लिमिटेड हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको बताए गए कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ लिप्रोसी में। पहला बताया गया अर्ली डायग्नोसिस, दूसरा बताया गया प्रॉपर ट्रीटमेंट, तीसरा बताया गया इंटरप्शन ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, चौथा बताया गया इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पांचवा बताया गया हेल्थ एजुकेशन। अब हम अगला जो स्टेप लेंगे वो क्या होगा, केयर ऑफ पेशेंट। जो व्यक्ति लिप्वेरी से वो संक्रमित हो चुका है, तो इस बीमारी की एक विशेषता है कि अगर यह थोड़ा लंबा खिंच गई तो उस व्यक्ति को अपंग भी बना सकती है, यानी हड्डियों को गला देती है, और इससे बचने के उपाय एवं उचित देखभाल की जरूरत होती है। जो व्यक्ति संक्रमित हो गया और वो अपंग भी हो गया, तो उसको इसके प्रति उसको भी बताना चाहिए कि तुम पर्सनली कैसे रहोगे, क्या क्या उपाय करोगे। ये तमाम जानकारी वही हेल्थ एजुकेशन वाला इस संक्रमित व्यक्ति को भी देनी चाहिए। अगर वो अपंग हो गया है तो फिर इसके साथ विशेष प्रिकॉशन लेते हुए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसकी उचित देखभाल करने की जरूरत होती है। दूसरा जो बताया गया, रोगी के घावों की उचित देखभाल एवं उसके पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो संक्रमित व्यक्ति है जिसके शरीर पर तमाम लीजन्स हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो उन घावों की रिकवरी के लिए हमें प्रॉपर तरीके से ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी देख रेख ड्रेसिंग साफ सफाई करनी चाहिए और उसके पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करना चाहिए। और तीसरा है कि रोगी को मानसिक सपोर्ट भी देना चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी है कि जिसको हो जाएगी वो चाहते हुए न चाहते हुए भी मानसिक रूप से परेशान तो हो ही जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देना चाहिए और उसका ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, उसके पेशेंट को, उसके धैर्य को बढ़ाना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, यह कुछ नहीं है, यह एक बैक्टीरियल बीमारी है और हम उस बैक्टीरिया को किल करने का मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से आपको इलाज करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे और आप कुछ दिन रेगुलर लेने के बाद ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। इससे रोगी को एक मानसिक मजबूती मिलती है और उसके अंदर फिर उसके ऊपर दवाओं का इफेक्ट भी पॉजिटिव दिखने लगता है। अब इसमें आता है मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कई ड्रग के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करना। तो कुष्ठ रोगियों में मल्टी ड्रग थेरेपी काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। इसका प्रयोग हम भिन्न भिन्न तरह की लिप्रोसी में भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। जैसे पहला इसमें बताया गया पासिव बैसिलरी लिप्रोसी ट्रीटमेंट। आपको लिप्रोसी के क्लासिफिकेशन में ये लिप्रोसी की वैरायटी बताई गई थी, पासिव बैसिलरी लिप्रोसी ट्रीटमेंट। इसमें हम एडल्ट को क्या क्या दवा देते हैं, किस डोज में देते हैं, किस इंटरवल पर देते हैं, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एडल्ट के केस में एक दवा आती है रिफाम्पिसिन।
आप पूछेंगे सब ये दवा तो ट्यूबरकुलोसिस में भी चलती है। हाँ चलती है, आप सही जानते हैं, लेकिन वही ड्रग लिप्रोसी में भी चलता है, वही रिफाम्पिसिन है, कोई दूसरा नहीं है। तो ये 600 mg की डोजिंग में पर मंथ यानी महीने में एक बार सिंगल डोज 600 mg उसको देंगे। फिर दूसरी दवा जो डेप्सोन आती है वो 100 mg पर डे, यानी रोज उसको 100 mg देंगे। क्या देंगे? डेप्सोन, जो दूसरी दवा है। पहली दवा क्या है? रिफाम्पिसिन 600 mg के डोज में महीने में सिंगल डोज। लेकिन डेप्सोन नाम की जो दूसरी मेडिसिन है, इसको 100 mg में हम पर डे उसको देंगे। और ये दोनों दवाएं कितना दिन चलेंगी? लगभग 6 महीना। इसको एक कंटिन्यूटी में 6 महीना चलाने की जरूरत है। अगर एक दिन भी आपने नागा किया तो फिर आपको शुरू से इलाज शुरू करना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यूटी में ड्रग चलने चाहिए, किसी भी तरह से इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अब ये तो रहा एडल्ट का ट्रीटमेंट। इसमें 3 कैटेगरी में बताया गया है। दूसरा बताया गया है 10 से 14 वर्ष के एज वालों को हम यही दवा यानी रिफाम्पिसिन 450 mg डोजिंग कम कर देंगे एडल्ट के कंपैरेटिवली। जहां उसको 600 दे रहे थे, इसको 450 mg महीने में सिंगल डोज देंगे। और जो डेप्सोन उसको हम 100 mg पर डे दे रहे थे, उसको भी हाफ कर देंगे और 50 mg पर डे के रेट से देंगे। और ये दोनों ड्रग कितना दिन चलाना है? 6 मंथ, बिना नागा किए हुए, बिना गैप किए हुए, बिना इंटरवल के 6 महीने तक कंटिन्यू रखना है। और इतना करने से उसकी रिकवरी आपको देखने में मिलेगी कि काफी एडवांस हो गई है, उसकी रिकवरी बड़े तेजी से हो रही है। फिर जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई वो है लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल से कम उम्र वालों के लिए भी यही दवा चलेगी, लेकिन इनकी डोजिंग हम घटा देंगे और उन घटी हुई खुराक को ही लेस देन 10 ईयर्स में चलाएंगे। दवा नहीं बदलेगी, दवा तो यही रहेगी, लेकिन इसका डोज जो है वो चाइल्ड के हिसाब से होगा, कम होगा। दूसरी जो बताई गई वो है मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी। ये लिप्रोसी का क्लासिफिकेशन है जो आपको ऊपर बताया जा चुका है। तो एडल्ट में हम क्या डोजिंग करते हैं? मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी में मल्टी बैसिलरी और पासी बैसिलरी तो आप जानते हो ना। पासी बैसिलरी का मतलब यह है जिसमें सिंगल नर्व अफेक्टेड होती है और वो जो लीजन होता है वो 1 से 5 के अंदर होता है। लेकिन जो मल्टी बैसिलरी होती है इसमें 5 से अधिक लीजन्स होते हैं, अनेक लीजन्स होते हैं। और जो नर्व पेरिफेरी की डैमेज होती है, अफेक्टेड होती है, वो 1 से अधिक हो सकती है, यानी कई नर्व इससे प्रभावित हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वही रिफाम्पिसिन डोज वही 600 mg पर मंथ देंगे। दूसरी दवा जो डेप्सोन है ये 100 mg पर डे, यही ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इसमें एक दवा और बढ़ जाएगी, वो है क्लोफाजीमीन। इसको हम बढ़ाएंगे तीसरी दवा को, जिसका डोज होगा 300 mg पर मंथ। महीने में एक बार 300 mg देंगे, लेकिन उसकी 50 mg की डोजिंग हम पर डे करेंगे। और ये ट्रीटमेंट 12 महीने तक कंटिन्यूसली चलेगा, क्योंकि इसमें डैमेज ज्यादा हुआ है, 1 से ज्यादा नर्व इसमें अफेक्टेड हैं और जो लीजन्स हैं वो भी 5 से अधिक की संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए इसकी रिकवरी करने में थोड़ा लॉन्ग टाइम चाहिए। तो कितना चाहिए? लगभग 12 महीना चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, बिना गैप के चाहिए। तो हम मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी के केस में एडल्ट की डोजिंग करते हैं रिफाम्पिसिन 600 mg, जैसा कि ऊपर वाले में है, पर मंथ, यानी महीने में सिंगल डोज। डेप्सोन 100 mg वही डोजिंग होगी, पर डे होगी। ये दोनों दवाएं तो सेम होंगी, लेकिन एक इसमें हम तीसरी दवा बढ़ाएंगे, वो होगा क्लोफाजीमीन। ये 300 mg महीने में एक बार, लेकिन 50 mg इसी दवा का, क्लोफामाजीन का ही 50 mg की टैबलेट पर डे देंगे। और ये इलाज 12 महीने कंटिन्यूअस चलेगा, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। फिर इसमें जो दूसरी कैटेगरी बताई गई 10 to 14 ईयर्स, जैसा कि पहले वाले में भी बताया गया,
इसमें भी रिफाम्पिसिन का डोज वही होगा 450 mg पर मंथ, 150 mg पर डे। लेकिन इसमें भी तीसरी दवा हम बढ़ाएंगे क्लोफामाजीन, ये 150 mg मंथली देंगे, यानी महीने में एक बार सिंगल डोज 150 mg की। लेकिन 50 mg ये अल्टरनेट डे इसको हम देते रहेंगे, और कई महीने तक, 12 महीने तक। और जो तीसरी कैटेगरी बताई गई वो है लेस देन 10 ईयर्स। तो लेस देन 10 ईयर्स में, यानी बच्चों के केस में, हम आवश्यकता के अनुसार इन दवाओं के डोज को घटा देते हैं और उसी तरीके से कोर्स करते हैं जितना कि ऊपर दिया गया है, यानी ये 1 साल का और 6 महीने का। तो ये रहा लेप्रोसी पार्ट 3 का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। बाकी अगले एपिसोड में हम कोई अगली बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज लेकर आएंगे।